हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में गाउस लॉ देखने वाले हैं। गाउस लॉ फ्लक्स के रिलेटेड है, जैसा चैप्टर 1 में देखा था सेम वैसा ही। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली। किसी यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास होती है, ये फ्लक्स था। फ्लक्स इज number of field line passing from unit area। अगर एरिया फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है तब हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या किया था, एरिया का फील्ड की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकाला था। ओके, तो सेम यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। तो यह है एक मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हम एक एरिया लिया है, जो एरिया है वो है एस, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार जो एरिया है वो एक रेगुलर शेप का हो, मीन्स एक ट्रायंगल या फिर एक स्क्वायर, क्यूब, ऐसा ही एरिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इरेगुलर एरिया हो सकता है, जैसे अभी डायग्राम में ड्रॉ किया है सेम वैसे ही। इसके लिए हमने क्या किया है, उसका भी एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, और जहाँ पर हमने एलिमेंट लिया है वहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो है डेल्टा एस, और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो है बी, और मैग्नीट्यूड है वो है बी, और डायरेक्शन बी वेक्टर। उन दोनों के बीच में एंगल है वो है थीटा। तो जब मुझे इस एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, फील्ड का वेक्टर की डायरेक्शन को, फील्ड का एरिया वेक्टर का फील्ड की डायरेक्शन में हमें क्या लेना होगा, एरिया वेक्टर का फील्ड की डायरेक्शन में हमें क्या लेना होगा, एक इफेक्टिव एरिया फाइंड करना होगा। आपको पता है वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल हो वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट होता है। ओके, तो पहले हम क्या कर रहे हैं वो नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने लिया है एक छोटा सा एलिमेंट। कंसिडर a small vector area element delta S of a closed surface as shown in figure। We divide area S into many small area elements and calculate the individual flux थ्रो इच। तो एक एरिया एलिमेंट लिया है, उसके साथ एसोसिएट फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा एस वेक्टर इज डिफाइंड एस, जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था सेम वैसा ही। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग फ्रॉम एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए इस एरिया एलिमेंट में से मैग्नेटिक है, इसके लिए सिंबल सफिक्स में यूज किया है वो है बी। तो वो क्या होगा, बी डेल्टा एस कोस थीटा, कोस कंपोनेंट लिया है। ओके, जहां पे बी क्या है, बी जहां पे हमने एलिमेंट लिया है वहां पे फील्ड है। ओके, तो आपको तो पता है किसका फॉर्मूला है, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गई, ए बी कोस थीटा, सेम वैसे ही बी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर हो गया है। ओके, हमें फाइंड करना है वो है टोटल फ्लक्स।
हमारी जो एस सरफेस हमने ली है उसके साथ लिंक टोटल फ्लक्स कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो नोट कर लेते हैं वो भी। देन द नेट फ्लक्स phi b इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? फ्लक्स में फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट के साथ लिंक फ्लक्स फाइंड किया है उन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है। मीन्स जितने भी एलिमेंट के साथ फ्लक्स फाइंड किया है उन सबको ऐड कर देंगे, ऑल सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स है वो मिलेगा। हमें यहाँ पे एक वैल्यू पता है वो भी लिख लेते हैं। डेल्टा फाई बी, एक एलिमेंट के साथ लिंक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या फाइंड किया हमने अभी, बी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, बी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अगर हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे डेल्टा एस की, डेल्टा एस टेंस टू 0, तब हम इसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? तब आपको पता है जब भी एडिशन को हम लिमिट लगाते हैं तब उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। जब डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वहां पे हमने लिमिट लगाई थी तो तब चैप्टर नंबर 3 11, तब हम क्या लिख पाते थे, dx बाई dt, तब वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहां पर जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट ds वेक्टर, ऐसे भी उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने देखा था जब फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस में से बाहर निकलती है तब वो फ्लक्स कैसा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी सरफेस में से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, फॉर एग्जांपल ये है कोई सरफेस मेरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। एरिया वेक्टर ऑलवेज कहाँ पे होता है, सरफेस में से बाहर आ रहा है, ऐसा एरिया होता है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। तब इसके बीच में एंगल कितना था, 0 था। तब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला था वो कैसा मिला था, पॉजिटिव मिला था। लेकिन जब भी कोई एरिया है उसका एरिया वेक्टर तो ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर और बाहर आता है ऐसी डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड जब एंटर होता है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तब जो एंगल है वो कितना है, 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, एंड cos 0 क्या होता है, +1। इसके लिए जब फील्ड लाइन किसी सरफेस में से एमिट होती है, बाहर निकलती है, तब वो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और फील्ड लाइन किसी सरफेस में एंटर होती है तब वो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जब एंगल 90 का होता है, जब एंगल है वो 90 का होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपका एरिया की डायरेक्शन है, तब जो थीटा है वो 90 का था। ये चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, 3 केस आपने वहां पे देखे थे, है ना। तब आपका फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो यहां पर भी जब हम किसी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्लोज सरफेस में क्या होगा, क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करो तो जैसा भी आप डायग्राम में देख सकते हो वैसा है, जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। तो जो एंटर हो रही है वो फील्ड अगर नेगेटिव है तो जो बाहर निकल रही है वो फील्ड फ्लक्स है, सॉरी फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। मीन्स जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। कहने का मेरा मीनिंग है, आपके लिए यहां पे लिख दूं, अगर मैं नेट फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं तो जितना एंटर हो रही है उतनी ही एग्जिट हो रही है। तो एंटर हो रही है वो नेगेटिव है और जो एग्जिट हो रही है वो पॉजिटिव है, तो उसका अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको नेट फ्लक्स है वो ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसा भी आप डायग्राम में देख सकते हो सेम वैसा ही। तो याद रखना, किसी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होता, या जरूरी नहीं है 0 है। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है तो 0 नहीं होगा।
अगर चार्ज नहीं है तो जीरो होगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा आपको। ओके, तो गाउस लॉ से पता क्या चलता है? गाउस लॉ से जो पता चलता है, जो भी हमने बात की वो नोट कर लेते हैं। फ्रॉम गाउस लॉ वी कैन अंडरस्टैंड that isolated magnetic poles are not known to exist। जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड लाइन एंटर होती है। एक नॉर्थ होगा तो फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकलेगी। एक साउथ होगा तो फील्ड लाइन एंटर होगी। लेकिन नॉर्थ एंड साउथ साथ में ही मिलते हैं, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस पे जीरो होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक सिंगल आइसोलेटेड मींस एक मोनोपोल है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या मिलता है, फ्लक्स ऑलवेज क्या मिलता है, क्लोज सरफेस पे जीरो मिलता है। तो वही बात, देयर आर नो सोर्स like positive charge or sink like negative charge of magnetic field, ऐसा नहीं मिलता। The smallest magnetic element is dipole और करंट लूप, जैसा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सेम वैसे ही। या फिर डायपोल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक करंट लूप हो सकती है। तो इन सब बातों में से गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट लिख सकते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface is zero। यह है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। रही बात फ्लक्स के यूनिट की, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। और ये है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, दूसरा यूनिट है वो है वेबर। एक और इसके इक्विवेलेंट यूनिट लिख सकते हैं, डिराइव करते हैं उसको। चैप्टर नंबर 4 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। मुझे टेस्ला का इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए एसआई सिस्टम वाला। देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन IL साइन थीटा। यहां से टेस्ला से इक्विवेलेंट यूनिट कौन सा मिल सकता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। तो टेस्ला किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो यहां पे आप लिखो टेस्ला की जगह पे न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो 1 मीटर तो कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ टेस्ला की जगह पे लिखा है हमने न्यूटन, 1 मीटर कट हो गया, मीटर अपॉन एम्पियर। तो एक यूनिट ऐसा भी मिल सकता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स के। रही बात डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। एक और मीटर लेंथ का डायमेंशन, तो यहां पे क्या हो जाएगी पावर L2
एम्पियर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M1L2 T-2 A-1। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। थैंक यू।